हेलो स्टूडेंट्स, तो आई होप आपने पिछला वीडियो देखा होगा और आपने सब कुछ रिवाइज कर लिया होगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। प्रोटीन्स, प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स, partially hydrolyzed proteins in the chyme reaching the intestine are acted upon by the proteolytic enzyme of pancreatic juice as given below। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है। आपने ये बॉक्स पढ़ के जाना है, भले आप ये पूरा पैरा ना पढ़ो, कुछ कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लो। और डाइजेशन के जो बॉक्सेस हैं आपको पढ़ के जाने हैं, इसमें से बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं और आपका टाइम भी बच जाता है पढ़ने से, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जब ट्रिप्सिनोजन एंटेरोकाइनेस के कांटेक्ट में आता है तो एंटेरोकाइनेस क्या करता है, ट्रिप्सिनोजन को उसके एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है और वही ट्रिप्सिन जाके बाकी अदर एंजाइम को उनके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अगर आपको पिछले वीडियोस अगर आपने मेरी देखी होंगी या फिर अपना रिवाइज किया होगा आपने, तो आपको याद होगा कि ये प्रोटीन्स कहाँ से बने हैं। जब पेप्सिनोजन HCl के कांटेक्ट में आता है तो पेप्सिनोजन भी अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है स्टमक में, ठीक है। प्रोटीन्स का डाइजेशन कहाँ से शुरू हो जाता है, कहाँ से शुरू हो जाता है, स्टमक से। अगर आपने रिवाइज किया होगा तो आपको याद होगा कि जो पेप्सिन है वो प्रोटीन्स को इसमें कन्वर्ट कर देता है, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में, ओके। और यहाँ पे अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे फर्दर दिया हुआ है प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेकडाउन, ठीक है। तो प्रोटीन पेप्टोन्स प्रोटियोसिस का ब्रेकडाउन किस में हो जाता है, डाइपेप्टाइड्स में। अब आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स इन द काइम आर हाइड्रोलाइज्ड बाय पैनक्रियाटिक अमाइलेज इनटू डाइसैकेराइड। तो जिस कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है, वो किसकी मदद से होता है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज की मदद से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉक्स में पॉलीसेकेराइड स्टार्च, ये पैनक्रियाटिक अमाइलेज है, किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, डाइसैकेराइड में। पॉलीसेकेराइड डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हो जा रहा है थ्रू पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है। अब फैट्स का ब्रेकडाउन देख लेते हैं। फैट्स आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेसेस, ये भी बहुत बार पूछा है। फैट्स आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेसेस विद द हेल्प ऑफ बाइल इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फैट्स का हमने क्या किया, ब्रेक डाउन किया थ्रू लाइपेसेस। तो किस में कन्वर्ट हुआ, डाइग्लिसराइड, एंड फर्दर किस में हुआ, मोनोग्लिसराइड में, ओके। न्यूक्लियसिस इन द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन न्यूक्लिक एसिड टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। तो न्यूक्लियोसाइड का न्यूक्लियसिस का ब्रेकडाउन कैसे किया जाता है, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियसिस, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लिक एसिड का ब्रेकडाउन करने के लिए क्या चाहिए, न्यूक्लियसिस, ओके। तो न्यूक्लियसिस न्यूक्लिक एसिड को किस में ब्रेकडाउन कर देते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स में, ओके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में, द एंजाइम the enzymes in the succus entericus act on the end products of the above reaction to form the respective simple absorbable forms। तो जो enzymes है succus entericus के, वो किस में एक्ट करते हैं, वो end product में एक्ट करते हैं। जो हमने अभी तक जितनी भी प्रोडक्ट्स पढ़े हैं, डाइपेप्टाइड्स, डाइसैकेराइड्स, मोनोग्लिसराइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, ये सब इस पे अब succus entericus के enzymes क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। These final steps in digestion occur very close to the mucosal epithelial cells of the intestine। तो ये सब के सब का ब्रेकडाउन, ये जो सारे के सारे स्टेप्स हैं, ये कहाँ पे होते हैं, ये सब के सब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। कौन सी लेयर में, म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स करते हैं, ठीक है, म्यूकोसल एपिथेलियल लेयर में होता है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये इस वाले बॉक्स पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉक्स है, बहुत ही ज़्यादा। तो जो अब अबव रिएक्शंस के जो भी प्रोडक्ट्स थे, अब उनका ब्रेकडाउन होगा। देखो, डाइपेप्टाइड्स, डाइपेप्टिडाइजेस, डाइपेप्टिडेज, ये जो बीच में आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये सब एंजाइम है, ठीक है। ये सब क्या कर रहे हैं, रिएक्शन को फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है। डाइपेप्टिडेज डाइपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन कर दे रहा है। माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ दे रहा है। लैक्टोज के लिए क्या चाहिए, लैक्टेज। ये जो बाद में एज लग रहे हैं, ये सब क्या है, एंजाइम्स हैं जो कि ब्रेक डाउन कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स को इनके सिंपलर फॉर्म्स में, ठीक है। लैक्टोज किस एंजाइम से ब्रेक डाउन हो रहा है, लैक्टेज से। ये आपको याद करना है, बहुत बार आ जाता है नीट में, ओके। तो लैक्टोज किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, ब्रेक डाउन हो जा रहा है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। सुक्रोज के लिए चाहिए सुक्रेज, तो ये किसमें ब्रेक डाउन हो जा रहा है, सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ये तो सबको पता होगा कि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज क्या बनाता है, सुक्रोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज क्या बनाता है, लैक्टोज। और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या बनता है, माल्टोज। बस हमको इनके एंजाइम्स याद रखने हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड्स में क्या है, न्यूक्लियोटाइडेजेस, न्यूक्लियोसाइड्स के लिए न्यूक्लियोसाइडेजेस। और फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, शुगर प्लस बेसिस। डायमोनोग्लिसराइड्स
डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स के लिए क्या चाहिए, लाइपेजेस चाहिए। ऊपर आपने पढ़ लिया था फैटी एसिड फैट्स के लिए क्या, फैट के ब्रेकडाउन के लिए क्या ज़रूरी है, लाइपेजेस ज़रूरी है, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ओके। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे। ब्रेकडाउन ऑफ बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स मेंशन्ड अबव अकर्स इन द ड्यूडेनम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो ब्रेकडाउन है बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स का जो भी ब्रेकडाउन हो रहा है, जो हमने अभी तक रिएक्शन पढ़े हैं, ये कहाँ हो रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम रीजन पे, ठीक है। ये भी मार्क कर लीजिएगा, बहुत लोग इसको पढ़ के नहीं जाते। एनसीईआरटी इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में से आते हैं, एनसीईआरटी के बाहर से कुछ भी नहीं आता है। बस ध्यान से एनसीईआरटी को पढ़ने की ज़रूरत है। बच्चे क्या करते हैं, नोट्स पढ़ लेते हैं और उसके बाद एनसीईआरटी को छोड़ के चले जाते हैं, और उनके इतने इजी क्वेश्चंस इनकी नज़रों के सामने होते हैं और वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो कहाँ हो रहा है ये सारे रिएक्शंस, कहाँ पे हो रहे हैं, सारे ब्रेकडाउन कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है कौन से रीजन में, ड्यूडेनम रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। The simple substances thus formed are absorbed in the jejunum and ileum region of the small intestine। और ये सारे simple substances जो इनके products बने हैं कहाँ absorb हो रहे हैं, jejunum and ileum region of small intestine। The undigested and unabsorbed substances are passed on to the large intestine। और जो भी चीज़ें undigested रह गई या unabsorbed रह गई वो कहाँ further pass हो रही हैं, large intestine में। अब आ जाते हैं हम next page में। नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। तो कोई भी सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होती है। द फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आर, तो ये सारे के सारे फंक्शंस हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, ये आपको याद रखने हैं। करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स में आ जाता है कभी कभी, ठीक है, कि करेक्ट है कि नहीं है। तो क्या क्या फंक्शंस हैं, चलो पढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या एब्जॉर्ब, किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का, मिनरल्स का और कुछ ड्रग्स का। Secretion of mucus which helps in adhering the waste undigested particles together and lubricating it for an easy passage। तो जो सिक्रीशन होता है म्यूकस का, जो कि हेल्प करता है इसमें अनडाइजेस्टेड वेस्ट का उन पार्टिकल्स को क्या करने में, लुब्रिकेट करने में, ठीक है। तो इतना ही था। द अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंसेस कॉल्ड फीसेस एंटर्स इनटू द सीकम। तो जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस बच जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस, उनको क्या बोला जाता है, फीसिस। और वो कहाँ एंटर कर जाते हैं, सीकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो आपको पता होगा सीकम क्या है, एक ब्लाइंड सैक है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, होस्ट, ठीक है। तो सीकम क्या सबसे फर्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, थ्रू इलियोसिकल वॉल्व विच प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द फीकल मैटर। तो जब सीकम में एंटर कर जाता है फीसिस, किसके थ्रू, इलियोसिकल वॉल्व, एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, तो उसका नाम क्या है, इलियोसिकल वॉल्व। इलियम इसलिए लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम, और फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज सीकम। तो इलियम के इलियम के एग्जिट में एंड सीकम के एंट्रेंस पे एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं इलियोसिकल वॉल्व, ठीक है। वो क्या करता है, जो फीसिस है उसके बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, ठीक है। इट इज़ टेम्पररीली स्टोर्ड इन द रेक्टम टिल डिफिकेशन। तो ये जो फीसेस है स्टोर कहाँ पे रहता है, रेक्टम में स्टोर रहता है, कब तक, टिल डेफिकेशन। एक्टिविटीज ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। तो जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ है किसके कंट्रोल पे है, न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल। किस लिए, ताकि जो कोऑर्डिनेशन है सारे डिफरेंट पार्ट्स का वो क्या उसके प्रॉपरली फंक्शन हो सके। The sight, smell and or the presence of food in the oral cavity can stimulate the secretion of saliva। तो जो साइट है यानी कि हमारा देखना, स्मेल और प्रेजेंस ऑफ फूड हमारे ओरल कैविटी में क्या स्टिमुलेट कर सकता है, सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। Gastric and intestinal secretions are also similarly stimulated by neural signals। तो gastric और intestinal जो secretions है वो भी ऐसे ही stimulate होते हैं through neural signals। The muscular activities of different parts of the alimentary canal can also be moderated by neural mechanisms। तो जो muscular activity है different parts की alimentary canal में, उनका भी जो किससे मॉडरेट किया जाता है, न्यूरल मैकेनिज्म से, ठीक है। न्यूरल मैकेनिज्म से ही सारी एक्टिविटीज़ हो पाती हैं, बोथ लोकल एंड थ्रू CNS। Hormonal control of the secretion of digestive juices is carried out by local hormones produced by gastric and intestinal mucosa। तो जो हमने पढ़े हुए थे गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में जितने भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ ग्लैंड्स हार्मोन्स सिक्रेट करते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के कंट्रोल में क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रेशन होता है, ओके। ये अब ये आ जाते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। तो आपको इसमें इतना सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं बताती हूँ आपको कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। आपको पढ़ना है यहाँ से, द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड
यहाँ से यहाँ तक आपने पढ़ना है। द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड फ्रॉम कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम फूड इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर, अ क्लोज मेटल चैम्बर फिल्ड विद O2। इतना भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस एक डेफिनेशन आपको अगर समझ में आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने क्या क्या याद करना है, कैलोरीफिक वैल्यू एंड फिजियोलॉजिकल वैल्यूज़, ये हमेशा पूछा जाता है नीट में। तो कैलोरीफिक वैल्यू किस किस की याद करनी है आपने, फैट की, प्रोटीन की एंड कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, प्रोटीन की 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम एंड फैट की 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम। एंड जो फिजियोलॉजिकल वैल्यू है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की, वो दोनों की इक्वल है, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। एंड फैट की क्या है, फैट की सबसे ज़्यादा 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो ओके स्टूडेंट्स, अब आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आप इतना पढ़ के रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। Students, like and subscribe to my channel and comment down below the next topic.